नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल राकेश द स्टोरी टेलर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक भयानक स्टोरी से, भयानक वाली कहानी से। हॉस्टल का वो रहस्यमयी कमरा। बिल्कुल। तो आज हम हॉस्टल के बारे में बात करेंगे और ये कहानी मैंने रेडिट से ली है। बिल्कुल, आपने सही सुना, रेडिट से ली है मैंने ये कहानी। तो हेडफोन लगाइए और चलते हैं कहानी की दुनिया में। 무궁화 꽃이 피었습니다. आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब नितेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग जिले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नितेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मुझ में और नितेश में बहुत ही पक्की दोस्ती बन गई। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। सारी बातें। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया। डर? हाँ, आपने सही सुना, डर। मैं आपको बता दूं, नितिश एकदम निडर लड़का है। उसे किसी बात से डर नहीं लगता। नितेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। उस दिन नितेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ है मुझे बता यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर हम एक दूसरे की बातें शेयर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की बातें एक दूसरे को नहीं बताएंगे, तो फिर हम पक्के दोस्त कैसे? तब नितेश ने मेरी ओर देखा एक विश्वास भरी नज़रों से और उसने अपनी दिल की बात बताना शुरू कर दिया। थोड़ा सा सहमा था नितेश जब वो बात करते हुए हकला रहा था। भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि काला साया मुझे देख रहा है, जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। तुम्हारा कौन? मेरे मेरा रूममेट। अच्छा, तो तुम्हारे रूममेट के बिस्तर के आगे वो खड़ा था? हाँ। मैं उस काले साए को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वो साया अचानक से गायब हो गया। गायब? हाँ। मुझे लगा ये मेरा शायद भ्रम है और फिर से मैं चादर को अच्छे से ताने तकिए को अपने सर के नीचे लेके सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। मैंने अपने बेंच पर देखा कि मेरी किताबों पर काले काले धब्बे आ गए थे। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी तो मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए चला गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। पता नहीं क्यों वही चीज़ें मेरे दिमाग में घर कर रही थी। फिर मैं शाम को जैसे वापस होटल हॉस्टल आया, हॉ- पर मैं उस दिन शायद मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने सोचा चलो कुछ थोड़ा सा नहा ही लेता हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश लगे। फिर जब मैं नहाकर अपने शरीर टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़े। मैंने पूछा, ये क्या है यार? जैसे कि मैंने वो सुबह किताबों पर देखे थे काले धब्बे, वही अब मेरे बाजू में भी थे। हाँ। यही बात लेके मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि शायद मुझे किसी बात की एलर्जी या बीमारी तो नहीं हुई है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू को काले धब्बे को देखा तो डॉक्टर ने कहा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अलग जगह का पानी की वजह से शायद ये चीज़ें होती है, धीरे धीरे हो जाएगी ठीक। डॉक्टर की ये बात सुन के मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। हाँ, डायरी, मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है
और मैं उस दिन भी मेरा पसंदीदार काम जो है डायरी लिखना, वो लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है। और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है। तुम्हें कोई बुला रहा है, ऐसे तुम्हें आवाज़ आई? हाँ, देखो, ऐसी वाली आवाज़। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा हर किसी का दरवाज़ा बंद था और गलियारे में तो कोई नहीं था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था, कोई नहीं थे वहाँ पे। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? फिर मैंने छट से दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, और मैं फिर सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार हुआ लग रहा था, से तप रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली ले ली और कॉलेज चला गया। मन तो नहीं कर रहा था, पर चला गया। और अभी तुमसे आकर ये सब बात मैं शेयर कर रहा हूँ। तब मैंने पूछा, नितेश भाई, तो तू हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा, हाँ, हॉस्टल तो मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फीस दे दी है ना पूरे महीने की, और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे 1.5-2 हफ्ते इसी हॉस्टल में गुजारने पड़ेंगे। बात तो सही है। मैंने कहा, ठीक है नितेश भाई, बताओ तुम्हें इसमें मेरी क्या मदद लगेगी। तो नितेश ने मुझसे कहा, भाई 1.5-2 हफ्ते तक तुम मेरे साथ मेरे हॉस्टल में भी रह लो, दोनों की पढ़ाई भी हो जाएगी और कुछ बातें हैं वो भी आगे की शेयर हो जाएगी। तो मैंने कहा, नितेश देखो, मुझे मेरी गांव जाना था और ये टिकट मेरी आज की है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मुझे गांव में कुछ ज़रूरी काम है, मैं जाके जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? बस 1 हफ्ते की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, फिर मैं रह लूँगा तुम्हारे साथ तुम्हारे होटल में। नितेश मेरी ओर बस देखता रहा। नितेश कहता है मुझसे फिर, ठीक है भाई, तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं नितेश को छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नितेश के साथ क्या हुआ, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। आज तक क्या हुई थी ऐसी बात, क्या हुआ था? बात 1 हफ्ता हो गया, मैं अपने गांव से दोबारा अपने शहर आ गया। मेरे गांव जाने के बाद नितेश के साथ क्या हुआ, बिल्कुल यही मैं बताना चाहता हूँ आपसे। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आ गया तो मैंने देखा नितेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा नितेश को कॉल करता हूँ। मैंने कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ करके बता रहा था। तब मैंने देखा कि अरे, मेरे फ़ोन का तो नेट, मोबाइल डेटा वो भी ऑफ है, तो पहले मैं वो का ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने मेरे मोबाइल डेटा ऑन किया तो मुझे नितेश के कुछ मैसेजेस आ गए जो 4 दिन पहले के थे, और मैं आज देख रहा था मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, इसके लिए मैंने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था।
नितिश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया था, पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे छोड़ेगा नहीं वो, मैं बच नहीं पाऊँगा। यार मुझे बचा लेना। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी एक डायरी में लिख दी है, और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के यहाँ फेंक दी है। अगर तुम्हें मिल जाए तो बिल्कुल पढ़ लेना। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से ही मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों तक लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीतीश ने मुझे भेजा था, और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मुझे एक डायरी मिली, आधी खुली हुई, आधे पन्ने उसके गिले थे, मिट्टी से लबलबाए थे। उस डायरी को खोला तो देखा ये तो नीतीश की डायरी ही है। मैंने देर न करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ तक नीतीश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी, उसके आगे के पेज को मैंने टटोला। हाँ, मिल गया यही पन्ना। वहाँ नीतीश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहाँ नहीं था, और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े थे। मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा मेरे फ्लोर पर सारे रूम में ताला लगे थे। मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट ने किया होगा। फिर रूम के इस हालत के बारे में मैंने सोचा कि हॉस्टल के मैनेजर से इस बात की कंप्लेंट कर दूं, और मैं अपने रूम मैनेजर के पास चला गया। मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा मुझे शक है ये सारी चीज़ें और ये सारा जो मांजरा ये है, ये मेरे रूममेट ने ही किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली, और उसने जो कहा मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ऐसा क्या कहा वो जानने के लिए मैंने डायरी का दूसरा पन्ना पलटा है। तो हॉस्टल मैनेजर ने कहा, तुम्हारे रूम में तो सिर्फ तुम रहते हो। मैंने पूछा, क्या? रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता है? मैंने कहा, नहीं, वहां एक लड़का मेरे साथ रहता है। हाँ, क्या नाम है उस लड़के का? फिर उसका नाम उन्होंने तो रुपेश बताया। रुपेश? तो मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, रुपेश नाम का लड़का तो आज से एक बार पहले उसी रूम में रहता था, जिसकी लाश एक दिन उसी कमरे में मिली थी। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल हो जाने की वजह से और पढ़ाई के डिप्रेशन से यह सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर मेरी ओर देखने लग गया, और मैं मैनेजर की ओर। मैनेजर अपने घर की ओर निकल गया, और मैं तब ज़्यादा डर चुका था। मैंने सोचा अपना सामान पैक कर लूँ और अभी निकल पड़ूँ इस जगह से, कुछ दिन कहीं और रह लूँगा। तब मैं अपने रूम में पहुंचा और सारा सामान में पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था। ओ हाँ, अचानक ही उसके कमरे का बंद हो गया था। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ पर वो खुला नहीं। फिर मैं जल्दी से अपने मोबाइल निकालता हूँ और तुम्हें फ़ोन लगाता हूँ। जब तुम्हें फ़ोन नहीं लगता तो तुम्हें ये सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप पर लिख कर मैसेज भेज देता हूँ। और तभी मेरे सामने रुपेश की आत्मा आकर खड़ी हो गई थी, मेरे सामने समक्ष, जो मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। और मैंने अपने आप को तब डर से बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये सारी बातें मैंने लिखकर खिड़की से उस डायरी को बरगद के पेड़ के यहाँ फेंक दिया।
इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने आगे पीछे टटोला, डायरी में आगे कुछ भी नहीं। नीलेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था। इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल के उस मैनेजर से मिलने गया और उनसे पूछा मैंने, नीतीश कहाँ है? नीतीश? उन्होंने देखा मुझे ऊपर से नीचे तक और कहा उन्होंने कि नीतीश, बोला 3 दिन पहले ही सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा, क्या ये सब कैसे हुआ? आप सब लोग कहाँ थे तभी जब ये सारी चीज़ें नीतीश के साथ हो रही थी? तो उन्होंने कहा, किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है कि ये एक सुसाइड केस है। उन्होंने कहा, अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है। हाँ, बंद है। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वह अपने आसपास मौजूद हो सकती है। हाँ, ये बात लगभग 14-15 साल पुरानी है। हम जबलपुर के गांव में रहने वाले एक छोटे से गांव में थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गांव, नए लोगों को मिलना अवसर मुझे हमेशा मिलता था। यह गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू के लोग, तो किसान कह सकते हैं हम। यह हाईवे के कुछ 4-5 मील भर की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने भी दाखिला लिया था। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में था। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में बात हमेशा ही सुनते थे, पर कभी देखा नहीं था। इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे और ठहाके मार के घर में आके हंसते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खाना खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते थे ताकि घर को थोड़ा गर्म रख सके। वैसे उस वक्त कोई मोबाइल फ़ोन या कोई इंटरनेट नहीं था। यहाँ लोगों के पास तो एक टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खाना खा के सोने जा ही रहे थे, तभी बाहर काफ़ी शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? घर मालक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास ही नहीं कर पाओगे उन बातों का। तभी वहाँ किसान नत्थू आया। किसान नत्थू घर मालिक के खेतों पे काम करता था। आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को वो मंत्र से बांध दिया है उसने। ये बात सुन के मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। क्या ऐसा भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे, न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौटे तो पर मन अभी भी वही अटका हुआ था। एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए।
तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हुए हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात बता रहा है, स्कूल, स्कूल, स्कूल। इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने पर डॉक्टर आया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो था नहीं, इसके लिए कोई उसको देखने आने वाला था नहीं। तो सबने मिल के उसकी आखिरी अंत्य संस्कार भी कर दिया। उसका कार्यक्रम कर सब वापस घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जाना था कि स्कूल, पुजारी स्कूल स्कूल करके बता रहा था, उसका क्या मतलब है जो पुजारी बोल रहा था। ये जो पुजारी था काफ़ी ज्ञानी था, लोगों की बीमारियों को जड़ी बूटियों से ठीक कर देता। कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। इसलिए पुजारी की बात सब मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे, शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी भी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था ड्राइवर बन के। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी थी। सब ने उसको हंसते हुए टाला और खाने की तारीफ करते हुए अपने घर की तरफ लौट गए। सुबह जल्दी भी उठना था स्कूल में जाने के लिए, तो मैं सो भी जल्दी गया था। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया था उस स्कूल में, वो आदमी की रात को मौत हो गई। पता नहीं किस तरह वो मरा हुआ पाया। हमको लगा वो शायद स्कूल में ही होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पे मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। गांव की पुलिस आई, खोजबीन करी, और खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे खून से लकीर खींची हुई थी। किसी ने जानबूझ के तो किया होगा ये सब। पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज ही थी। सालों बाद एक रोज़ हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतर कर कुछ 4 मील पैदल चल जाने वाले थे। वैसे तो ये पहली बार नहीं था, हम पहले भी यहाँ उतर कर पैदल गांव तक जा चुके थे। पर आज बारिश हो रही थी और गांव में बिजली भी नहीं थी। यहाँ बिजली का जाना तो बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे मेरी माँ को पीछे चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। उस दिन अमावस की रात थी। हाँ, अमावस की। और मुझे याद है कि जब पुजारी मरा था वो भी अमावस की ही रात थी। कहते कि अगर अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसमें भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूरे करने को वो निकल जाते हैं, और उनके रास्ते में जो भी आड़े आता है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए भी पीछे नहीं हटते। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई थी। मेरी दादी भी ऐसी ही हम सबको कहानी सुना के सुलाती थी। मगर आज वो अंधेरे में रास्ता निकालते हम आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। शायद रास्ते का काम भी चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ? पिताजी धीरे से बोले, वो देखो, आवाज मत करना। देखा कि एक सफेद
कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी वो। जमीन के ऊपर जैसे तैर रही थी वो, पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे वो हमारे पास आई, उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। हम जगह से हिल नहीं पा रहे थे। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई थी मेरी। माँ पिताजी साथ में थे इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही जाता। लगा कि हम सब आज मरने वाले हैं। माँ पिताजी भगवान का नाम ले रहे थे जोर से। छोटा भाई भी रो रहा था और मैं भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ से जाने जाने जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था वहाँ। हम सब चीख रहे थे, पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया था। सब शांत। तब थोड़ी देर देखा तो बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी। हम सब की जान में जान आई। हाँ, शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने देखा। हम सब ने देखा। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत घर मालक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते हैं, यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे तो कोई हंस रहा था और कोई हम सबको डरपोक कह के मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ हुआ था वो हम ही जानते हैं। अगले ही महीने मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हुआ, पास के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने भी सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से देखा और उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ वो वाक़या हुआ था। हम सब ने अपनी आँखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।